हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आज के लिए जो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो लेकर आया हूं उसका जो नाम है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम वीडियो पर आते हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ रियल गैस वंडर वॉल गैस, क्योंकि रियल गैस को वंडर वॉल गैस कहते हैं, विच वन इज ट्रू, वास्तविक गैस यानी वंडर वॉल गैस के लिए सत्य कथन है। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो तमाम ऑप्शन होंगे, लेकिन जो सही वाला है वो है बॉयल्स टेम्परेचर बीटी, ये A अपॉन RB होता है ना, यानी बायल का ताप BT ये होगा, जहां A और B क्या है, वंडर वॉल गैस नियतांक, वंडर वॉल गैस कांस्टेंट है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 upon 27 of its original volume. The rise in temperature is, गैस के लिए गामा की वैल्यू दिया हुआ है 5/3, और गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसको अच्छे से बताया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर उसके प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना कर दिया जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ताप में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Tb पावर गामा -1 इक्वल टू होता है कांस्टेंट, नियतांक। अब हम दोनों की बात करेंगे। एक बार T1 V1 के पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। T1 जो है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बदल देते हैं किसमें, केल्विन में, तो हो जाएगा 300। V1 को V ही रहने दीजिए, और गामा देखो यहां सॉल्व कर देते हैं। 5/3 - 1 तो आएगा 2/3, तो यहां लिख देते हैं 2/3। ठीक है, यहां देखिए T2 हमें नहीं पता है, V2 हो गया 8/27 ऑफ V के पावर गामा -1, यानी गामा -1 का मतलब क्या हो गया, 2/3। अब देखो इसको जरा ओपन करते हैं, तो यहां से हो जाएगा 300V इक्वल टू T2। एक बार इसको 8/27 के पावर 2/3 लिख सकते हैं, इंटू V के पावर 2/3 लिख तो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर दोनों का है। तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया T2 इक्वल टू 300, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 27/8 के पावर 2/3। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, 3/2 का क्यूब, ये क्यूब क्यूब कट जाएगा, और ये स्क्वायर जो होगा वो आपका
309/4, ठीक है। इसको कट करेंगे कितनी बार में जाएगा? 75 बार में। और 75 का जब 9 बार लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 675, ठीक है, 675 केल्विन। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी भाई? 675 माइनस 300, दैट इज 375 केल्विन। ओके, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज स्मॉल n and Cp and Cv are the specific heat at constant pressure and volume respectively, one has, किसी गैस के अणु का डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कभी कभी इंग्लिश वाले शब्द भी दे देता है, पर आप समझ जाइए कि स्वतंत्रता की कोटि की बात कर रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल n है और क्रमशः P और V पर विशिष्ट ऊष्मा Cp व Cv है, तब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब यहां पर जो सही वाला ऑप्शन है वो आपका सेकंड है, Cp/Cv इक्वल टू 1 + 2/n, जहां n क्या है? आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि। Cp और Cv क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे आप नोट रखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ गैस हैज गामा इक्वल टू 1.4, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय, एक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 है, इसकी स्वतंत्रता की कोटि होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि इसको याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल बनता है और इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। देखिए सॉल्यूशन इसका, Cp/Cv इक्वल टू गामा होता है कि नहीं? होता है ना, Cp/Cv इक्वल टू गामा, और Cp/Cv इक्वल टू ही ये वाली वैल्यू है, यानी ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इनको हटा दें, कोई मतलब तो है नहीं इनका, हटा दिया। गामा की वैल्यू 1.4, 1 + 2/n। देखो भैया, इसको पहले इधर लेते आओ, और तो इधर खाली क्या बचा? 2/n एक साइड बचा, और 1.4 में से इधर आएगा तो माइनस टेक है, यानी 0.4। आपको n चाहिए, n को ऊपर लेते हैं, 4 को नीचे लेते हैं, तो n इक्वल टू हो गया 2/0.4। 10 से गुणा करिए, ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया 4, यानी 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 5, और ये द्विअणु गैसों के लिए होता है। तो कभी इससे आपसे कोई ये भी पूछ ले कि द्विअणु गैसों के लिए 1.4, हालांकि ये तो वीडियो, पिछले वीडियो में ये बताया ही हूं, फिर भी जब भी कभी आप ऐसे सोचा करो कि जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन लगाते हो तो उससे हर एक पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है, उन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, चलिए तब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज, किसी निश्चित ताप पर एक गैस के वर्ग माध्य मूल वेग तथा माध्य वेग का अनुपात है। अच्छा देखिए, मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज है जो आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन एक्चुअली BHU BSc 2014 मैथमेटिक्स में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट ये फिजिक्स से इतना ज्यादा मैच कर रहा था कि मुझे लगा ये फिजिक्स का है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, भाई टॉपिक का है तो कुछ भी। ओके, तो मैं इसके लिए आपको एक चीज बताता हूं, VRMS, V बार और VMP,
इक्वल टू होता है 1.73, रेशियो 1.60 और 1.41, ये अनुपात होता है। अब इसमें समझिए क्या क्या है। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग माध्य मूल चाल, V बार मतलब मीन वेलोसिटी जिसको हम लोग माध्य वेग कह रहे हैं, और VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी अधिकतम संभावित वेग। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ VRMS और V बार पूछ रहा है। देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मीन वेलोसिटी का, तो यहां पर इसका तो केस ही नहीं बना, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब क्या करना है, ये अनुपात हमें मिल गया, लेकिन अनुपात जो दिया हुआ है उसमें रेशियो के बाद 1 किया है, जो भी इधर वैल्यू आएगी संबंधित इधर रेशियो किया है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए यहां सोल्यूशन हम खींच रहे हैं, देखिए VRMS रेशियो V बार इक्वल टू 1.73 रेशियो 1.60, यहां 1 किया मतलब डिवाइड किया होगा 1.6 से, और तो इसको भी करना पड़ेगा। तो VRMS V बार डिवाइड करेंगे तो 1.086 आ जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, और इधर हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया कि उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन टैंक सो दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल गेट डबल्ड फ्रॉम बॉटम टू सरफेस। Hg इक्वल टू दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपका जो 1 ATM होता है उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है भाई, देखो ये लगता है इस फॉर्मूले पर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जरा सोचिए, जब नीचे वॉल्यूम V है, डेप्थ में बॉटम पे वॉल्यूम V है, और ये ऊपर आया तो 2V हो गया, तो वॉल्यूम अगर ट्वाइस हो गया तो प्रेशर हाफ होना चाहिए नीचे, क्योंकि जो भी होगा तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इसे 2 आगे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी 2 से करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर प्रेशर बॉटम में प्रेशर 2P रहा होगा तभी सरफेस पे P होगा। ये बात क्लियर है। देखो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लग रहा है, यहां पर वॉल्यूम को दोगुना किए तो प्रेशर आधा हो गया, यहां प्रेशर 2P था तो आधा हो गया ना P। ठीक है, समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है। यहां पर V है तो ऊपर गया, जब सरफेस पे आया तो ट्वाइस हो गया, यहां 2P था तो आधा होके P हो गया। सरफेस पे जब आ गया तो उस जो बबल है उस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहां जो नीचे है तो यहां पर ट्वाइस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अब जरा सोचो, इसको हम लोग 2P0 लिख दें, एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को P0 से दिखा रहे हैं, तो नीचे हो गया 2P0, यहां से ऊपर, अच्छा ये 2P0 किसकी वजह से है, एक तो ये P0 जो हो गया आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा प्रेशर जो है वो वाटर के, जो बोला है कि जब डेप्थ में आप जाओगे तो वाटर का प्रेशर। ठीक है, अब यहां से आएगा P0 और यहां से आएगा H⍴g। अब ये देखो P0 जो है वो प्रेशर है, वाटर की वजह से जो प्रेशर है अंदर, तो H, अच्छा ये मरकरी का हो जाएगा HMM, और ये हो गया H⍴g, इधर हो गया H की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हटाइए इसको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यानी 76 सेंटीमीटर पारे के कॉलम के बराबर का दाब जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो 76 सेमी हो गया, पारे का घनत्व तो दे रखा है 13.6, और ये G, ये हो गया प्रेशर,
वाटर की गहराई देखें, गहराई की वजह से जो प्रेशर होगा अच्छा जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 कर दिया। और जी से जी कट गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1033.33 ना, ऐसा कुछ आएगा। ये h के बराबर होगा लेकिन सेंटीमीटर में। तो जब आप मीटर में इसको बदलोगे तो 1034 मीटर के लगभग आ जाएगा। यानी टैंक में पानी की गहराई कितनी है? 1034 मीटर। एक बार फिर समझाऊं, देखें। ये पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बायर का नियम, V को 2 गुना किया तो प्रेशर आधा होने वाला है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आनी चाहिए। तो प्रेशर हमने वॉल्यूम को V माना था और प्रेशर को 2P मान लिया था, तो ये तो 2 गुना हो गया और ये आधा होगा, तो 2P का आधा P। गहराई में इतना दाब लग रहा है और वो दाब किसकी वजह से? एक एटमॉस्फेरिक दाब जो है और एक जो पानी के अंदर द्रव दाब, लिक्विड प्रेशर। तो हमने लिक्विड प्रेशर में लिक्विड की हाइट h मान ली, रो लिक्विड की डेंसिटी और g जो है वो आपका ग्रेविटी है। इसको सॉल्व करेंगे, P नॉट इक्वल टू h रो जी आएगा। P नॉट मतलब 76 cm ऑफ Hg कॉलम के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हमने 76 सेंटीमीटर, रो पारे का घनत्व g। और अब हमें निकालना था कि वाटर की वो गहराई की वजह से कितना प्रेशर लगा होगा, तो गहराई को हम लोगों ने h मान लिया। जो वाटर का डेंसिटी होता है उसे 1 सपोज कर लिया और g तो g है ही, g से g कट गया। h की वैल्यू आ गई 1033.3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ अभी सेंटीमीटर में रखा था, बाद में उसको मीटर में चेंज कर लिया, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए तो फिर अगले क्वेश्चन पे की तरफ चला जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ CO2 is 1.98 kg per meter cube at 0 degree Celsius and 1.0 into 10 power 5 Newton per meter square. Pressure, the RMS speed of CO2 at this temperature is, okay, 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1.0 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब पर CO2 का घनत्व 1.98 kg प्रति मीटर क्यूब है। इसी ताप पर CO2 का RMS चाल होगा। तो आइए आपको कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले RMS चाल का सूत्र आप लोगों को पता है, 3RT/m ना। अच्छा, PV इक्वल टू क्या होता है? RT। PV इक्वल टू होता है RT। और ध्यान से देखिएगा, M को क्या लिख सकते हैं? M को लिख सकते हैं V इंटू रो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT अपॉन में V। हो सकता है कि नहीं? P इक्वल टू RT अपॉन V हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहां से। और जरा देखो तो इसमें तुम्हें RT और V मिल रहा है, RT अपॉन V। तो RT अपॉन V की जगह पर P रख सकते हो कि नहीं? तो P जैसे ही रखोगे तो आपका जो है VRMS का फॉर्मूला हो जाएगा 3P अपॉन रो। चेक कर लेना वहां से, ठीक है, ये आपका काम है। अब वैल्यू पुट कर दो। P का है 1.0 इंटू 10 पावर 5 और रो दिया हुआ है 1.98। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 389 मीटर पर सेकेंड। 389 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, यहां सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकाल लेना। ये स्क्वायर पूरा यहां तक है, ऐसा मत सोचिएगा कि 10 पावर 5 जो है वो बाहर है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन if RMS velocity of gas molecule at 120 Kelvin is V, then its velocity at 480 Kelvin is। एक आदर्श गैस का ताप 120 केल्विन से बढ़ाकर 480 केल्विन कर दिया जाता है।
यदि 120 केल्विन पर आरएमएस चाल रूट मीन स्क्वायर आरएमएस चाल V हो तो 480 केल्विन पर चाल होगी। ठीक है, अब जरा सोचो, कल के वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वी आरएमएस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कहां से? यहां से 3RT/m लिखा हुआ था ना अभी। गैस का मास बदलने वाला नहीं है, R और 3 भी कांस्टेंट है तो T पर डिपेंड करता है। अब जरा सोचो, मान लेते हैं कि ये चाल V कब था? जब टेम्परेचर था 120 केल्विन पर इसका जो आरएमएस चाल था वो था V, और इस 480 पर मान लेते हैं कि V डैश हो जा रहा है। आप क्या करो, डिवाइड कर दो, V डैश अपॉन V करो, तो ये जो यहां से कांस्टेंट आने वाला था वो तो कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 480 बटे 120, 120 चौके 480, यहां से आ जाएगा रूट 4 का मतलब 2, तो V डैश की वैल्यू क्या होगी भाई? 2V हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस इज 5/7 ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। अच्छा यहां देखिएगा, गैस मॉलिक्यूल की बात किया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस बी 0 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस इज। हीलियम गैस का आरएमएस चाल हाइड्रोजन गैस अणु के आरएमएस चाल का 5/7 गुना है। यदि हाइड्रोजन का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है तो हीलियम का ताप होगा, तो भाई देख लो आरएमएस स्पीड कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3RT/m। तो यहां दो चीजें हैं, एक ही गैस नहीं है, गैस अलग अलग है, इसलिए दोनों के द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, मास अलग अलग होगा, और दोनों के टेम्परेचर तो अलग अलग पूछा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार देखो ध्यान से, एक बार हीलियम के लिए निकाल लेते हैं। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा? 3RTHE अपॉन MHE। एक बार किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए 3RTH अपॉन MH। अब करना क्या है? डिवाइड कर दो ना। डिवाइड कर दिया, चलो कर दिया भाई। तो जैसे ही डिवाइड आप करोगे तो हीलियम का जो आरएमएस है वो हाइड्रोजन का 5/7 है। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम की जगह पर 5/7 ऑफ VH, 5/7 ऑफ VH अपॉन में VH। और ये देखो यहां समझने वाली बात है, जब आप डिवाइड करोगे तो THE ऊपर रहेगा और TH नीचे रहेगा, लेकिन MH चला जाएगा ऊपर और MHE आ जाएगा नीचे। इसका मतलब ये हो गया THE अपॉन TH इंटू MH अपॉन MHE। ये कट हो जाएगा, यहां से 5/7 आएगा और स्क्वायर कर दे रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा 25/49। और यहां THE तो नहीं पता है, ये तो बाहर आ गया रूट से, लेकिन ये पता था, ये कितना है? 0 को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 273। हाइड्रोजन का मास होता है 2 और He का मास होता है 4, हीलियम का मास होता है 4। यहां से कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपको चाहिए THE ना, तो बस एक काम खत्म, 25/49 ये तो था ही, और ये दोनों अपान वाले हैं इनटू में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 273 × 2। अब स्मार्ट वर्क करिए, डिवाइड लंबा लंबा डिवाइड करने मत चले जाइए। आप ये देखो 25 दूना 50 होता है और नीचे 49 है, बहुत कम, लगभग 1 के जितना ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो उतना नहीं कंसीडर करते ना। और ऑप्शन में जो सबसे नजदीक रहेगा 273 के, हालांकि आपके इस क्वेश्चन में ऑप्शन 273 केल्विन ही दिया हुआ है,
तो हम ये मान के चल सकते हैं 273 केल्विन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है 20 जिसे मैं आपके होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, द सैटिस्फैक्टरी थियरी ऑफ ब्राउनियन मोशन वॉज इन्वेंटेड बाय। ब्राउनियन गति का संतोषजनक सिद्धांत की खोज की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, कार्नोट, आइंस्टीन और मैक्सवेल। अब देखो, ब्राउनियन मोशन की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लेकिन यहां तो दे दिया संतोषजनक सिद्धांत। तो कभी इस चक्कर में पढ़ना कि अरे ब्राउनियन मोशन एकदम खुश हो गया, अब तो गोला मारना ही मारना है भाई रॉबर्ट ब्राउन पे। पहले इसको खोज लेना, अच्छे से खोज कर। ठीक है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक ही दो तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे हैं, आप उनको बहुत ढंग से पढ़िए और ये आपको पक्का हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से मिल ही जाएगा, श्योर मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए और ग्रुप स्टडी बनाकर पढ़िए। थैंक यू।